नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जिसमें हम क्लास 11th की हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे और चैप्टर 6 हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और सेकंड पार्ट की वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ। चैप्टर 6 जिसका नाम है 3 वर्ग या 3 ऑर्डर्स। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो मध्य पश्चिमी यूरोप वाला हिस्सा है उसमें 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग, और कैसे इनके जो सामाजिक संबंध है वो बदलते रहे हैं। आज इस वीडियो में हम उसके आगे की बात करेंगे, कृषक वर्ग के बारे में बात करेंगे। जो एक नया नगर बना, नया वर्ग निकल कर आया, नगरवासी, उनके बारे में बात करेंगे। जो 14वीं शताब्दी का जो एक संकट आया यूरोप में, उसके बारे में बात करेंगे। चर्च के बारे में बात करेंगे, उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। तो आइए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6, 3 वर्ग। देखिए, सबसे पहले जो मैप, पिछले वीडियो में एक मैप दिखाया गया था, उसमें गॉल को आपने ध्यान से देखा होगा। गॉल एक ऐसा प्रांत था, एक ऐसा एरिया था जो प्राकृतिक रूप से काफी ज्यादा संपन्न था। मतलब उसमें नदियां भी हैं, पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, जंगल भी है और सबसे जरूरी उसमें कृषि योग्य भूमि भी थी। तो उससे आकर्षित होकर जो जर्मनी की जनजातियां हैं, जिनको फ्रैंक कहा गया था, वो क्या वो जो फ्रैंक जनजाति है उसने गॉल पर हमला किया, उस पर अधिकार किया और उसको अपना नाम दे दिया, जो आज का फ्रांस बना है। ठीक है। और आप देखेंगे कि इस एरिया में जो भी कल्चर है, जो भी सामाजिक चीजें हैं, राजनीतिक चीजें हैं, वो सारी जर्मनी, फ्रांस, इन सब की मिलती जुलती हैं। इसके साथ ही फ्रांस एक ऐसा एरिया, एक ऐसा राज्य था जो ईसाई राजाओं द्वारा शासित था 6वीं शताब्दी से ही। साथ में ही फ्रांस का चर्च के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है और फ्रांस में ही सबसे पहले जो कैथोलिक चर्च है उसकी स्थापना फ्रांस में होती है। फ्रांस का एक शासक है जिसका नाम है शार्लमेन। उसको पोप ने उपाधि दी। किस चीज की उपाधि दी? पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि। ये उपाधि अपने आप में ही सबसे बड़ी उपाधि कही जाती थी उस टाइम पीरियड में। यानी रोमन साम्राज्य का विस्तार तो आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ तक हुआ था। तो एक एक बाहुबली, एक सम्राट के रूप में, पवित्र रोमन सम्राट के रूप में उसको उपाधि मिल गई थी। अब हम बात करेंगे जो हमारा तीसरा वर्ग था, किसान, स्वतंत्र और बंधक। ठीक है। किसान को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्वतंत्र किसान और कृषिदास। स्वतंत्र किसान में कौन था? देखो, स्वतंत्र किसान, यहाँ ये सही कर लीजिएगा, स्वतंत्र किसान, और दूसरा था कृषिदास जिसको सर्फ कहा गया। और ये जो वर्ड है वो अंग्रेजी के टू सर्व से बना था कृषिदास के लिए। ये वर्ग ये वर्ग कौन था, क्या करता था? जो ये वर्ग था, कृषक वर्ग, इसका काम था कि जो पादरी वर्ग थे और जो अभिजात वर्ग थे, इनके लिए भरण पोषण से रिलेटेड जो कुछ भी काम था वो सारा काम यही करते थे। ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड जैसे उनके जोतों पर खेती करना, उनके लिए जो भी वो कुछ कहेंगे, अंगूरी अंगूरी शराब बनाना, कताई बुनाई, ये सारे काम के बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो स्वतंत्र किसान थे उसकी क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले पहले मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पीरियड में कोई ऐसे नहीं था कि सेना को संगठित करके रखा जाता था। किसान ही सेना का काम करते थे। और जब युद्ध होता था तो युद्ध युद्ध होता था तो सेना का काम करते थे और बाकी टाइम पीरियड में वही खेती का काम करते थे, है ना। तो उस टाइम पीरियड में जो पुरुष था उसको सैनिक सेवा देनी अनिवार्य थी और टाइम भी फिक्स कर दिया गया था कि कम से कम साल के 40 दिन तक वो सैनिक काम करेगा। साथ में ही जो ये स्वतंत्र कृषक, जो कृषक थे, फार्मर्स थे, वो अपने आप को कहते थे कि ये लॉर्ड के काश्तकार हैं, है ना। क्योंकि उसकी भूमि पर काम करना, उसका हिसाब किताब रखना, जो कर था वो पहुंचाना लॉर्ड तक, यानी सामंत तक या अभिजात तक, सारा काम इन्हीं का था। और इसके अलावा जो उसकी जागीर थी, वो जागीर जिसमें मेनर आपने पढ़ा है, तो मेनर जो जागीर थी उस पर काम करना भी इनका काम था। जैसे कि मान लो लकड़ियां लेकर जाना, गड्ढे खुदाई करना, और इमारतों की मरम्मत कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, जो कुछ भी काम कहा जाएगा वो सारा कर रहे हैं।
इसके साथ साथ जो इनकी स्त्रियां थीं, बच्चे थे कृषकों की, वो भी काम करते थे। वो कैसे काम करते थे? सूत काटना, मोमबत्ती बना लिया, कपड़ा की बुनाई कर लिया, साफ सफाई का काम कर लिया। और उनके लिए उस समय वहां पर मदिरा बहुत ज्यादा फेमस थी, जो अंगूरों के रस से बनाई जाती थी। तो ये मदिरा बनाने का काम भी वो किया करते थे अंगूरों के रस से। इस साथ में ही दिन डिसाइड थे, है ना, जो ये कृषक थे, इनके दिन डिसाइड थे कि सप्ताह में कम से कम 3 या उससे अधिक दिन ये काम करेंगे। किसकी जमीन पर? लॉर्ड की जमीन पर। और उस जमीन पर जब काम करेंगे तो उसको बोला गया श्रम अधिशेष या लेबर रेंट बोला गया। और ये लेबर रेंट कहाँ जाता था? ये लेबर रेंट सीधे जो है लॉर्ड के पास जाता था, है ना। तो इस तरीके से स्वतंत्र कृषकों की भूमिका हमें समझ में आ गई कि ये वो व्यक्ति थे जो प्रॉपर तरीके से सामंतों के लिए या लॉर्ड के लिए काम करते थे। अब यहाँ पर एक कर, टैली कर के बारे में बताया गया है। देखो टैली कर क्या था? ये एक प्रत्यक्ष कर था जो राजा सीधे किसानों पर लगाता था। यानी जो बीच में दो वर्ग हैं, पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग, ये इस कर से बिल्कुल मुक्त थे। और सीधे ये कर किस पे लगाया जाता था? राजा पर लगाया जाता, सॉरी, किसान पर लगाया जाता था राजा के द्वारा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कृषिदास। कृषिदास कौन है? कृषिदास वो किसान थे जो लॉर्ड की जागीर में ही रहते थे और उस जागीर को वो छोड़ नहीं सकते थे जब तक कि लॉर्ड की आज्ञा न हो। ठीक है। साथ में ही जो लॉर्ड का स्वामित्व था, उसके स्वामित्व के लिए कार्य कर सकते थे। यानी अब वो क्या काम करते थे? देखो, स्वामी जो कुछ भी कह दे, यानी स्वामी मतलब लॉर्ड, जो कुछ भी कह दे उन्हें वो काम करना पड़ता था। जहां पर जिस आटे की चक्की में लॉर्ड का आटा पिसता था, वहीं पर इसके लिए भी आटा पीसा जाता था। और जिस तंदूर में रोटी सेकी जाती थी, उसके जब जब उसकी रोटी सिक जाती थी तो दास अपनी रोटी वहां पर सेकता था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कृषिदास की भूमिका थी। और लॉर्ड ही ये तय करता था कि कृषिदास किससे विवाह करेगा, है ना। और अगर वो चाहता था, कृषिदास किसी को पसंद करता था, अपने मन से शादी करना चाहता था, तो इसके एवज में जो लॉर्ड था वो क्या लेता था? शुल्क लेता था, यानी पैसे लेता था। तो इस तरीके से पूरी तरीके से जो कृषक था उसको दास बनाकर रखा गया था। अब 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव, प्रौद्योगिकियों मतलब कि जो टेक्नोलॉजी थी, धीरे धीरे टेक्निक्स में चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस खेती के विकास में सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि जब खेती होती थी तो लकड़ी का हल था, ठीक है। और जो नोक जिससे जिससे धरती पर खुदाई की जाती है एक तरीके से, तो लकड़ी के नोक से उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी, तो वहां पर लोहे के भारी नोक वाले हलों का इस्तेमाल होने लगा था। और साचेदार पटरे थे, पटरों की सहायता से क्या होता था, जो नीचे की मिट्टी थी ना, वो ऊपर की परत बनकर आ जाती थी सामने। साथ में ही कृषि के काम में वायु शक्ति और जल शक्ति का प्रयोग होने लगा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी। संपीडक कौन थे? संपीडक वो यंत्र था जिसमें अंगूर के रस के माध्यम से शराब या मदिरा बनाई जाती थी। तो संपीडकों और चक्कियों को भी चलाने के लिए वायु शक्ति और जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था। जो दो खेतों की व्यवस्था थी, यानी दो खेतों की व्यवस्था का मतलब था कि एक खेत को परती छोड़ दिया गया, यानी खाली छोड़ दिया गया, और एक खेत पर खेती की जाती थी। अब उसकी जगह पर 3 खेतों वाली व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी, जिसमें 2 खेतों पर खेती की जाती थी और एक खेत को परती छोड़ दिया जाता था। तो इस व्यवस्था से क्या हुआ कि जो कृषि की उत्पादकता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो काफी तेजी से बढ़ने लगी, है ना। तो अब अनाज की उर्वरता बढ़ी, अनाज की मात्रा बढ़ी, तो इससे क्या हुआ, जो भोजन की उपलब्धता है वो अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। तो साथ में ही जो किसानों की लाइफ स्टाइल है उसमें भी सुधार आता है। किसानों की लाइफ स्टाइल आसान हो जाती है क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी मिल जाती है, अच्छे से कृषि कार्य को करने की कुशलता उनको आ जाती है। और जो वो खेती पर काफी टाइम बिताते थे, उसका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है, क्योंकि जोतों का आकार छोटा हो जाता है जिस पर खेती की जाती है।
तो इससे क्या होता है, किसान जो है दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाता है और दूसरी एक्टिविटीज में वो भाग लेकर अपना जीवन आसान तरीके से बिता पाता है। अब हम आते हैं कि किस तरीके से नए नगर और नगरवासियों की बसावट स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, जो कृषि का विस्तार होता है, तो कृषि के विस्तार के साथ में क्या हो गया, जब कृषि का विस्तार हुआ तो लोगों को अनाज अच्छा मिला, अनाज अच्छा मिलने की वजह से लोगों को पौष्टिकता अच्छी मिली, पौष्टिकता अच्छी होने की वजह से जो जो लाइफ जो जीवन जीने की प्रत्याशा थी उनकी, यानी जो एक उम्र थी वो लोगों की बढ़ गई, तो उससे जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब जहां पर जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी वहां पर लोगों की जरूरतें बढ़ेंगी और जरूरतें बढ़ने की वजह से उसको पूरा करने के लिए व्यापार अपने आप बढ़ जाता है ना, और धीरे धीरे इस तरीके से नगरों का विस्तार होता चला जाता है। अब क्या था कि जब किसानों के पास अनाज ज्यादा हो गया तो अब उनको जरूरत महसूस होने लगी कि इस अनाज को बेचने के लिए बाजार होना चाहिए, एक मार्केट होनी चाहिए जहां पर ये अनाज को बेच सके और साथ में उन अपनी जरूरत की, अपनी दैनिक आवश्यकता की जो चीजें हैं, चाहे वो उपकरण हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो और भी चीजें हैं, वो खरीद सके। तो इस भावना से प्रेरित होकर, इस जरूरत से प्रेरित होकर हाट मेलों, जिसको साप्ताहिक मेला कहा जाता था या जो सप्ताह में एक बार लगते थे, उनको बढ़ावा मिला, है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी दुकानें, व्यापारी, कार्यालय और एक सड़कें, व्यापारियों के घर, चर्च, इन जगहों पर बसने लगे। तो इस बसावट की वजह से एक नगरों का स्ट्रक्चर सामने निकल कर आने लगा। इसके साथ साथ जो जो जवान गांव में थे वो काम की तलाश में नगरों में आते हैं और यहाँ पर देखा जाता है कि उनको वैतनिक काम मिलता है। वैतनिक काम का मतलब होता है कि वेतन देकर काम कराना, वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है ना। और साथ साथ में ही जो कृषिदास अपने आप को बिल्कुल लाचार समझ रहा था गाँव में, तो वो लॉर्ड से छुटकारा पाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता की इच्छा रखने के कारण वो भी नगरों में आकर बस जाते हैं। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो नगरों की जनसंख्या है वो बढ़ जाती है और अधिकतर व्यक्ति जो यहाँ पर आए हुए हैं वो या तो स्वतंत्र किसान है या भगोड़े कृषिदास थे, है ना। और दुकानदारों और व्यापारियों की संख्या ज्यादा तो थी ही, साथ में ही दूसरी एक्टिविटीज की भी या दूसरे जो स्किल्स हैं, ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ गई, दूसरे पेशों की भी जरूरत पड़ गई, जैसे साहूकार और वकील। तो इनकी संख्या भी दिखाई देती है उस टाइम पीरियड में। और जो सबसे बड़ा नगर था उसकी जो पॉपुलेशन थी आप देख सकते हैं कि वो 30,000 थी। तो मतलब अगर 30,000 भी है तो नगरों की प्रॉपर एक व्यवस्था बन चुकी थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समाज में एक चौथा वर्ग बनकर आ जाता है, जो नए नगर और नगरवासी जिनको नाम दिया गया है। यानी 3 वर्ग तो हमारे थे ही, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, कृषक वर्ग, और अब ये चौथा वर्ग बनकर आ जाता है जो नए नगर के साथ में नगरवासी जिनको कहा गया है। अब देखो, जब नगर बस गए तो उसकी आर्थिक प्रक्रिया कैसे चलेगी, है ना। तो वहां पर श्रेणियों का निर्माण किया गया। श्रेणियां क्या थी, श्रेणियां जो है एक आर्थिक संस्था के रूप में काम कर रही थी, यानी एक इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट के रूप में काम कर रही थी। जिनका काम क्या था, जिनका काम था कि वो प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित थी, है ना। और उनका काम था कि वो चीजों की जो भी उत्पाद होता था उसकी क्वालिटी चेक करती थी, उसका जो प्राइस है ना, जो उसकी प्राइस है उसको सही रूप से सही है नहीं सही है इसको चेक करती थी। बिक्री कैसे किया जाए, बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, किस एरिया में कितनी बिक्री होनी है, ये सारा काम उनका था। और साथ साथ में श्रेणी सभागार के बारे में भी पता चलता है। श्रेणी सभागार वो जगह थी जहां पर उस नगर में जितने भी प्रधान थे श्रेणियों के, वो इकट्ठे होते थे, मीटिंग करते थे और अपनी रणनीतियां बनाते थे व्यापार को लेकर। तो अभी हमें समझ में आया कि किस तरीके से एक नगर की प्रॉपर व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी और एक प्रॉपर रूप से नगर बस चुके थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कैथेड्रल नगर है वो वो कैसे बना। कैथेड्रल यहाँ पर देखो क्या है,
12वीं सदी में फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। चर्च नहीं, क्या बोला गया, बड़े चर्च। चर्च तो छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन कैथेड्रल वो चर्च थे जिनका आकार बड़ा था, ठीक है। और ये 12वीं सदी में इनका निर्माण स्टार्ट होता है। कहाँ पर स्टार्ट होता है? फ्रांस में स्टार्ट हो जाता है। अब बड़े चर्च को बनाने के लिए आमदनी चाहिए, पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले जो अमीर लोग थे, व्यापारी लोग थे, वो लोग अपने धन को खर्च करने के लिए, दान के लिए पैसे देते थे। राजा से भी पैसे, इस चीज के लिए जो मुद्रा या पैसा मिलता था, आर्थिक मदद मिलती थी। साथ में ही जो आम जनता थी उससे श्रम यानी लेबर मिल गई। कुछ लोग वस्तुओं को भी देते थे और साथ में कुछ लोग धन भी देते थे, जो आम जनता थी। तो इस तरीके से उस चर्च का निर्माण होता है ना। और जो ये कैथेड्रल चर्च है, ये पत्थर से बने होते थे। किससे बने होते थे? पत्थर से बने होते थे। और इनका जो ये इनको पूरा करने में अनेक वर्ष लग जाते थे। तो जैसे जैसे ये कैथेड्रल चर्च तैयार होती है, तो इसके आसपास का जो एरिया है वो अधिक क्या होता है, बसता जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे कैथेड्रल बना, तो इसके आसपास अनेक नगरों का विकास होता गया और कैथेड्रल एक तरीके से तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो गया, जहां पर पवित्र दिनों में लोग इन तीर्थ स्थलों की यात्रा करते थे, इसके दर्शन के लिए जाते थे। अब कैथेड्रल की संरचना कैसी थी? सबसे पहले प्रार्थना के लिए एक बड़ा सभागार होता था। बड़ा सभागार मतलब जहां पर सभी लोग आकर प्रार्थना कर सकें। घंटी ऐसी जगह पर बनाई गई थी जहां बजते ही ये पता चल जाए लोगों को कि प्रार्थना का टाइम हो गया है। जो कैथेड्रल चर्च की जो खिड़कियां थी, जो कांच जो प्रयोग किए गए थे, वो रंग बिरंगे प्रयोग किए गए थे। और वो इस तरीके से बने थे कि सूरज की रोशनी आए, सूरज की रोशनी जो है चर्च के भीतर प्रवेश कर जाती थी। और जब सूर्यास्त होता था, चर्च के अंदर मोमबत्तियां जलाई जाती थी, तो लोगों को मोमबत्तियों की रोशनी बाहर दिखाई देती थी। और जो ये कांच थे, इस पर बाइबल की कथाओं का वर्णन किया गया है। मतलब हर एक कांच पर बाइबल की कथाओं का वर्णन किया गया है, जिससे कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति बाइबल की कथा के बारे में समझ सके और पढ़ सके। अब देखो यहाँ पर होलीडेज या हॉलीडेज कैसे बना, इसके बारे में बात की गई है। तो देखो, पवित्र दिन कौन से? पवित्र दिन वो, हम ईसाई धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर सारा ईसाई धर्म से ही संबंधित है। तो पवित्र दिन मतलब क्रिसमस का टाइम पीरियड, और जो ईस्टर वाला टाइम पीरियड है उसके बारे में बात की जा रही है। जो क्रिसमस है वो सौर पांचांग पर आधारित है, और जो ईस्टर है वो चंद्र पांचांग पर आधारित है। तो पवित्र दिनों के मौके पर छुट्टियां होती थी। छुट्टियां क्यों होती थी? छुट्टियां इसलिए होती थी कि लोग प्रार्थना करें, तीर्थ स्थलों पर जाएं, अपने लोगों की समाधियों पर जाएं और प्रार्थना करें, है ना। तो उनको बोला गया होली डेज। क्या बोला गया? होली डेज बोला गया। लेकिन अब क्या होने लगा? लोग उन दिनों पर मौज मस्ती करने लगे, एक दूसरे के घर जाने लगे, पार्टीज करने लगे, दावत देने लगे। तो बाद में उसी होली डेज से बन गया हॉलीडेज, ठीक है। देखो, पेरिस क्या था? पेरिस जो है एक ऐसा क्षेत्र था जो पादरी की देखरेख में रहता था, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि 14वीं शताब्दी में किस तरीके का संकट आया। कभी भी कोई भी संकट आता है, तो सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है ज्योग्राफिकल, है ना। यानी भौगोलिक क्या परिवर्तन होता है? भौगोलिक परिवर्तन से ही उस क्षेत्र का संकट जुड़ा होता है, क्योंकि भौगोलिक परिवर्तन सीधे से प्रभावित करेगी खेती को। और जहां पर खेती प्रभावित होगी, इसके साथ साथ में जो व्यापार है वो अपने आप प्रभावित हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब 13वीं सदी का अंत होता है, उस टाइम पीरियड में जो उत्तरी यूरोप वाला एरिया है, उत्तरी यूरोप वाले एरिया में तेज ग्रीष्म ऋतु के स्थान पर ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। मतलब कि जो ग्रीष्म ऋतु थी, अब वो धीरे धीरे कैसी हो गई? पूरी तरीके से ठंडी होती जा रही थी, है ना। तो इससे क्या हो गया? इससे जो फसल को उगाने का टाइम पीरियड है, वो पैदावार को करने का जो टाइम पीरियड है, वो क्या हो गया? कम हो गया। साथ में ही उस समय तूफान और जो बाढ़ की संख्या ने, तूफान भी अच्छे खासे आए और सागरीय बाढ़ आई, जिसकी वजह से जो फार्म थे,
जो किसानों ने जिन फार्म को तैयार करा था खेती के लिए, वो सारा क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब जैसे ही खेती नष्ट हुई हुई फार्म नष्ट हुए, तो उसका सीधा असर सरकार की आमदनी पर पड़ा, क्योंकि कर कम होने लगे, है ना, कर कम होने लगे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे ही इसकी सरकार की आमदनी कम होने लगी, साथ में जो पहले की गहन जुताई के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र से भूमि कमजोर होने लगी। मतलब ये जो फसल चक्र तैयार किया गया था, 3 क्षेत्रीय फसल चक्र, ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता बढ़ने लगी थी उस टाइम पीरियड में, लेकिन बार बार इसके इस्तेमाल से और उसी पैटर्न को फॉलो करने की वजह से जो भूमि की उर्वरता है, प्रोडक्टिविटी है, वो घट जाती है। अब मौसम चेंज हो गया, तो मौसम चेंज होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से या शीतलहरी स्टार्ट होने की वजह से आप देखेंगे कि जो चरागाह थे उसमें कमी आ गई। तो जब चरागाह कमी आ गई, तो चारे कम हो गए, तो पशुओं के लिए चारों की कमी हो गई, तो पशुओं की संख्या में भी कमी हमें मिल जाती है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पशुओं की भी डेथ हो रही है उस टाइम पीरियड में, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो खाद्यान्न है वो बुरी तरीके से प्रभावित होता है। करों की संख्या कम होने की वजह से सरकार की आमदनी और अभिजात वर्ग की आमदनी कम होती है। तो ये संकट कहलाया 14वीं शताब्दी का। अब इसी के क्रम में यहाँ पर देखो कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया की जो चांदी की खानें थी, उसमें भी चांदी की खानों से चांदी की मात्रा कम होने लगी। और उस टाइम पीरियड में जो धातु चलाया गया था, सॉरी, जो मुद्रा चलाई गई थी, वो चांदी की बनी थी, ठीक है। तो अब मुद्रा में से चांदी की की मात्रा को घटा दिया गया और दूसरी धातु को मिक्स कर दिया गया, यानी मिश्र धातु की मुद्रा स्टार्ट कर दी गई। अब इससे क्या हुआ, इससे जो हुआ, मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, और मुद्रा की वैल्यू कम होने से जो व्यापार में अपने आप कमी आने लगी, है ना। और यहाँ पर हम एक और घटना देखते हैं जिसको ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, या जिसको ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। अब ये क्या था, नगर बस गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, व्यापार स्टार्ट हो गया। व्यापार को उस टाइम पीरियड में हमें अच्छे से पता है कि जो व्यापार का साधन था वो जल परिवहन था, है ना। तो यूरोप के जो तट थे, यूरोपीय तट थे, वहां पर जलपोत आए, तो उनके साथ में बहुत बड़ी मात्रा में चूहे भी आए, और उन चूहों की वजह से ही एक बहुत बड़ी बीमारी, जिसको ब्यूबोनिक प्लेग कहा गया, वो महामारी पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल गई, है ना। और इससे लाखों लोग ग्रसित हो गए, स्पेशली वो जगह जो बंद थी, उस पे ज्यादा असर पड़ा। देखो, कोई भी महामारी फैलती है तो सबसे पहले जो प्रभाव होता है वो नगरों पर, महानगरों पर होता है, फिर नगरों पर होता है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है और बाहर से आवागमन सबसे ज्यादा वहीं पर होता है। तो जो पहले नगर थे वो सबसे पहले प्रभावित हुए, है ना। और इस इतिहासकारों ने बताया है कि कुछ कुछ क्षेत्रों में 20% तक जनसंख्या समाप्त हो गई, और कुछ कुछ क्षेत्र तो ऐसे थे जहां से लगभग लगभग 40% की जनसंख्या भी समाप्त हो गई, ब्लैक डेथ की, ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से, जिसको यूरोप में ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। अब इससे क्या होता है, जब ये प्लेग फैलता है तो आर्थिक मंदी पूरे यूरोप में देखने को मिलती है, बहुत आर्थिक मंदी देखने को मिलती है। अब आर्थिक मंदी की वजह से लोगों का काम नहीं चल पा रहा है, तो बहुत बड़ी बड़ी यानी मास नंबर्स पे लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बस रहे हैं, है ना। तो जब यूरोप से लोग निकलने लगे, तो वहां पर मजदूरों की संख्या में कमी आने लगी। अब जब मजदूरों की संख्या में कमी आ गई, तो मजदूरी दर अपने आप बढ़ गई, और मजदूरी दर बढ़ी 250% तक, यानी जो मजदूरी की दर थी वो 250% तक की वृद्धि हो गई। तो ये आर्थिक संकट है यूरोप के अंदर। सामाजिक असंतोष भी बढ़ा, देखो कैसे। पहले तो जो लॉर्ड था उसकी आमदनी बुरी तरीके से प्रभावित हुई, क्योंकि क्या हो गया था कि मजदूरी की दरें बढ़ने लगी थी। कौन सी मजदूरी की दरें, जो मजदूरी कर रहे थे, लेबर कर रहे थे। साथ में ही जो कृषि संबंधित मूल्य थे उसमें गिरावट आने लगी, और जो अभिजात वर्ग थी उसकी आमदनी भी घटने लगी थी, क्योंकि किसान कहाँ से देगा, जब खेती ही नहीं हो रही है, आमदनी ही नहीं हो रही है, तो वो कर कहाँ से देगा।
तो नेचुरल सी बात है कि जो राजा था उसकी भी आमदनी घटी, सरकार की भी घटी, तो अभिजात वर्ग की भी घटी। लेकिन अभिजात वर्ग ये चाहते थे कि पुरानी मजदूरी सेवाएं ही लागू की जाएं, यानी जो ये मजदूरी दर बढ़ा के दी जा रही है वो न देकर जो पुराना जो था वही सिस्टम लागू किया जाए। ऐसे में कुछ किसान थे जो पढ़े लिखे थे, समृद्ध किसान थे, उन्होंने इसका हिंसक विरोध किया। कैसा विरोध किया? हिंसक विरोध किया। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में इस तरीके के विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके के कृषक विद्रोह देखने को मिलते हैं। बहुत कोशिश की गई कि जो अभिजात वर्ग और किसानों का जो ये संबंध है, जो पहले से बना आ रहा है, सोशल जो संबंध है वो बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस विद्रोह के बाद में वो संबंध पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, नए शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ और अब एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड परमानेंट जो सैन्य प्रणाली है वो उसका निर्माण हो गया था। जो परमानेंट एक नौकरशाही है वो बना दी गई थी और पूरे राष्ट्र के लिए एक ही कर प्रणाली स्थापित कर दी गई थी। पहले क्या था कि पहले राजा जो है सामंत, फिर सामंत जो है किसान, ये वाला नहीं था। अब पूरे राष्ट्र के लिए एक ही कर प्रणाली को बना दिया गया था, है ना। तो इस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन भी दिखाई देता है। साथ में हम ये देखते हैं कि पहले एक पिरामिड बना हुआ था, पिरामिड बना था ना एक, जिसमें जो राजा की स्थिति थी बिल्कुल ऊपर थी। कहाँ थी? बिल्कुल ऊपर थी। फिर इसके बाद पादरी वर्ग आता है, फिर इसके बाद अभिजात वर्ग आता है, फिर नीचे किसान वर्ग आता है। अब ये पिरामिड की स्थिति नहीं रही, है ना। पहले लोग जो राजा को दैवी अवतार मानते थे, साथ में ही जो राजवंश था उसके लिए एक भक्ति रहती थी, उनके मन में भरोसा रहता था, लोग उस पर निर्भर रहते थे। ये वाली भावना हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में खत्म होती है और जो राजा की स्थिति होती है अब वो सेंटर में आ जाती है। सेंटर में आने का मतलब है कि राजा सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ अभिजात वर्ग, जो उसके दरबारी हैं, जो उसके नौकरशाही हैं, जो उसके लिए काम कर रहे हैं, जो उसके आश्रयदाता हैं, अनुयायी तंत्र हैं, वो सारे अब आ जाते हैं। तो यानी एक स्ट्रक्चर बदलता हुआ हम देख रहे हैं, है ना। और साथ में जो राजा और अभिजात वर्ग के आपसी संबंध है इसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। किस तरीके से बदलाव देखने को मिलता है? देखो, अभिजात वर्ग चाहता था पुरानी मजदूरी की जो व्यवस्था है वो लागू हो जाए, लेकिन राजा ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसा करने पर जो पूरे कृषक हैं वो आंदोलन कर देते। तो इन्हीं बातों को लेकर कुछ टकराव होता है और राजा और अभिजात वर्ग के बीच में इनके संबंधों में भी कड़वाहट आती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाता है, अभिजात वर्ग चूंकि चालाक वर्ग है, समझदार वर्ग है, तो वो क्या, उसको लगा कि राजा के साथ रहने में ही भलाई है ना। तो उसने अपने संबंधों को, सामाजिक संबंधों को राजा के साथ सुधार लिया धीरे धीरे और फिर से अपनी स्थिति को राजा के साथ लाकर वो बिल्कुल राजा के साथ हो लेता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे ये तीन वर्ग, इनका जो सामाजिक संबंध है उसमें उतार चढ़ाव, इनका जैसे जैसे भौगोलिक क्रियाएं सही रही तब तक सब कुछ ठीक रहा, जैसे ही संकट आता है ये सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। आर्थिक संकट, भयंकर प्लेग और इन सब व्यवस्थाओं के कारण सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ही इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कोशिश करिए कि जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए ताकि मैं उसको आपको बता पाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।